Good morning, everyone. Welcome to Eduverse Infinity here. I hope you all are doing really well and today is 30th June 2026. तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स हैं विच वी नीड टू डिस्कस हियर. सो एज वी ऑलरेडी नो हियर दैट हम यहाँ पर सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मेंट, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, यहाँ पर पूरा इसका कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा. राइट. सो हम यहाँ पर न्यूज़ के साथ साथ एडिटोरियल्स भी डिस्कस करते हैं. सो मेक श्योर कीजिएगा आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट you won't miss anything here. Right. Now before moving forward here, make sure you have joined the Telegram channel for the all the updates and PDF here. Instagram channel is also here. Right. And हमारा Eduverse Infinity application भी डाउनलोड यहाँ पर आ चुका है. आप इसे भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा. उसके साथ अगर आपको स्पेशल स्टडी मटेरियल्स के रिक्वायरमेंट्स है और जितने भी हमारे न्यूज़पेपर है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, मिंट, आपको जितने भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स की नीड है, यहाँ पर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर मैसेज कीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल दी लिंक्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. सो मेक श्योर कीजिएगा यू हैव ज्वाइंट एवरीथिंग सो आप यहाँ पर अपडेटेड रहें सारी चीज़ों से. चलिए डिस्कस करते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कुश की. ये क्या है प्रोजेक्ट. देन वी विल टॉक अबाउट द एस्टोनिया इंडस्ट्री आई ट्रेड डिफेंस टाइज विथ इंडिया. देन वी विल टॉक अबाउट दीज आर द एडिटोरियल्स नाउ हियर. राइट. इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी. यहाँ पर हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हमें एक इक्वालिटी वाला ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और इंडिया में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं. देन वी विल टॉक अबाउट द 18th आपका जो सेंट्रल पे कमीशन है, यहाँ पर ये 18th सीपीसी आने वाला है और इन दिस आर्टिकल वी आर डिस्कसिंग बेसिकली कि इट्स अ चांस टू रिफॉर्म पे कमीशन. हम पे कमीशन को कैसे यहाँ पर रिफॉर्म कर सकते हैं. फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिया एट G7. राइट. अभी नेक्स्ट वीक हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं ही इज़ गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग हियर. G7 की जो मीट है आपका फ्रांस में होने वाला है, इसे यहाँ पर अटेंड करने के लिए जा रहे हैं. तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस. एट द लास्ट वी विल डिस्कस एबोला वायरस हियर. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट. प्रोजेक्ट कुश इंडिजीनियस एयर डिफेंस शील्ड विल बी अ गेम चेंजर सीज राजनाथ. राजनाथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं यहाँ पर. राइट. नाउ हमने अभी क्या किया है, ये हमारा प्रोजेक्ट कुश चल रहा है. प्रोजेक्ट कुश के अंदर हमने एक इंडिजीनियस एयर डिफेंस शील्ड, मतलब कि आप सभी को पता होगा रशिया से हमने क्या परचेस किया था. रशिया से हमने S-400 यहाँ पर परचेस किया है. तो आपका ही थोड़ा मिलता जुलता आपको S-400 से ही देखने को मिलेगा. सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ प्रोजेक्ट कुश इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज, जिसमें हमने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को क्या किया, डेवलप किया है. किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है. ओके. तो ये जो डिज़ाइन है एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा जो राइवल फॉरेन सिस्टम लाइक रशिया का S-400 है उसका यहाँ पर आपको एक राइवल देखने को मिल सकता है. फाइन. अब आपको इसका ऑफिशियल नेम याद रखना है. दिस इज़ अ प्रोजेक्ट कुश जिसके तहत हमने क्या किया है, इसे बिल्ड किया है, डेवलप किया है. सो इसका जो नेम है लाइक S-400 ये एक नाम है. ठीक है. अब वो प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट कुश है, इसका ऑफिशियल नेम आपका क्या है, एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. ओके. उसके बाद हम बात करते हैं DRDO के द्वारा. इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भी यहाँ पर रडार सिस्टम और इंटीग्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा. राइट. ना उसकी हम कोर कैपेबिलिटीज़ और टेक्निकल फीचर्स की बात करते हैं. दिस इज़ अ मल्टी टायर्ड इंटरसेप्टर आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा. बेसिकली इस सिस्टम में हम 3 लॉन्ग रेंजेस जो इंटरसेप्टर से मिसाइल के वेरिएंट्स लाइक M1, M2, M3 का हम यूज़ करेंगे, जिससे कि इसका जो ऑपरेशनल रेंज हो वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हो सकता है. तो 150 से 250, 250 से 400 अप टू इसका जो ऑपरेशनल रेंज है वो इंक्रीज़ हो सकता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हाई किल प्रोबेबिलिटी. यहाँ पर इसकी जो हाई किल प्रोबेबिलिटी मतलब ये गारंटी करता है कि 85% मतलब सिंगल शॉट से ही यहाँ पर वो 85% क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है. विद स्केल 98.5% व्हेन 2 सिक्वेंशल मिसाइल्स आर लॉन्च. अगर हमने 2 मिसाइल्स को एक साथ लॉन्च किया तो 98.5% चांसेस है कि वो पूरा जो आपका है यहाँ पर शॉर्ट किलिंग यहाँ पर है. नेक्स्ट विल टॉक एडवांस रडार सिस्टम आपको देखने को मिलेगा. फाइन. जिसमें हम फायर कंट्रोल रडार भी यहाँ पर शामिल है. नाउ नेक्स्ट वन इज
नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद द IAFs इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, थ्रेट असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेटेड एंगेजमेंट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किसी भी कोई भी आपका ड्रोन है, कुछ भी यहाँ पर उड़ रहा है तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, अगर वो थ्रेट है तो उसका भी असेसमेंट किया जा सकता है, और इसके तहत हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। सो हम ये कह सकते हैं DRDO का ये इंडिजीनियस S-400 है, इसका नाम क्या है, एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। Next, we'll talk about the Estonia Industry I Trade Defense Ties with India. All right. Here यहाँ पे एस्टोनिया के जितने भी आपके ऑफिशियल्स हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग ग्रेट इंटरेस्ट इन कोऑपरेटिंग विद इंडिया इन डिफेंस एंड ट्रेड। ओके, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि हमें ट्रेड और डिफेंस में क्या करने वाले हैं, हम इंडिया के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, कोऑपरेशन करना चाहते हैं। अब आप सभी को बता दिया जाए, एस्टोनिया, यहाँ पर अगर एस्टोनिया का मैप देखेंगे, लेट मी शो यू द मैप हियर। दिस इज़ अ बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, दिस इज़ एस्टोनिया। यहाँ पर रशिया के साथ बॉर्डर आपकी लग रही है, ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग है। यहाँ पे लाटविया के साथ भी आपका बॉर्डर यहाँ पर एस्टोनिया का लगता है। दिस इज़ गल्फ ऑफ रीगा और गल्फ ऑफ फिनलैंड, राइट। नाउ यहाँ पर बेसिकली दिस इज़ अ बाल्टिक नेशन, ऑल राइट, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 14 लाख। यहाँ पर 14 लाख की पॉपुलेशन है, कंट्री छोटी है बड़ी नहीं, हमें इंटरेस्ट देखना है। सो यहाँ पर एस्टोनिया का ये कहना है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मार्केट है एस्टोनिया के लिए। यहाँ पर आपको जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक आपको मेडिकल कॉपरेशन, ई रेसिडेंसी, राइट, इन सारी चीज़ों को भी इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है। तो एस्टोनिया की मतलब यहाँ पर ये है कि हमें इंडिया के साथ जो हमारे डिफेंस टाइज हैं, ट्रेड है, हमें उसे इंक्रीज़ करने की नीड है। Next, we'll talk about equality of treatment for person with disability. Basically, in this article, we are talking about the welfare benefits which we provide to the person with disabilities. इंडिया में क्या क्या ऐसी वेलफेयर स्कीम्स है जो हम पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं, कितना हम उनके ऊपर एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं जितने भी आपके वेलफेयर बेनिफिट्स होते हैं, PWDs आपको ऑलवेज यहाँ पर दिखाई देगा कि वो उससे एक्सक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, डिस्पाइट इंडियाज डिजिटल वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनी PWDs आर अनेबल टू एक्सेस बेनिफिट्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो किसी भी चीज़ को, जितने भी बेनिफिट्स हैं, है ना, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और जो डिसेबिलिटी पेंशन भी है वो सिग्निफिकेंटली क्या करता है, आपका वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, कुछ स्टेट्स में यहाँ पर 300 to 500 उन्हें पर मंथ दिया जाता है, कुछ स्टेट्स यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ऑफर करती हैं 1000 to 3000 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन ये यहाँ पर आपको एक फ्रेगमेंटेशन और इनसफिशिएंसी, मतलब 1000 और 3000 और 300-500 रुपये में इंसान का क्या होगा। ठीक है, अभी तक हम अगर डेटा देखते हैं कितने यहाँ पर आपको सिस्टम में, एग्जिस्टिंग सिस्टम में हमारे कितने परसेंट है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2.68 करोड़ PWDs है। करंट एस्टिमेशन यहाँ पर लगाया जा रहा है कि इट इज़ नाउ 4.5 to 6 करोड़ हियर, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया कितना स्पेंड करता है। तो इंडिया बहुत ही कम अपना GDP का 0.02% यहाँ पर क्या करता है, एक्सपेंड करता है। अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका यहाँ पर 0.12 से 15%, ब्राज़ील 0.45 to 50%, ऑस्ट्रेलिया 0.35 to 40%, OECDs का एवरेज यहाँ पर 2.2% है। तो इंडिया को अपनी जो स्पेंडिंग है यहाँ पर ग्लोबल, मतलब आप ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। अब हम बात करते हैं जो डिसेबल इंक्लूजन आपको इकोनॉमिक केसेस में भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, UNDP ने यहाँ पर ये एस्टिमेट किया है कि बेसिकली हम क्या पाते हैं कि जो भी PWDs होते हैं वो एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, सोशल सिक्योरिटी उनके पास नहीं होता है। सो हमें जितना भी डिसेबिलिटी को सपोर्ट प्रोवाइड, उन्हें हाउस होल्ड स्टेबिलिटी इंप्रूव करना होगा, उनका कंजम्पशन बूस्ट करना होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन शुड ऑल्सो बी इनहेंस्ड हियर एंड जनरेट पॉजिटिव इकोनॉमिक रिटर्न्स हियर, राइट। नाउ हियर हमने एक प्रपोजल की बात की, द प्रपोजल इज मिनिमम यूनिवर्सल डिसेबिलिटी पेंशन फ्लोर रेट। ओके, बेसिकली इसमें क्या है, ये आपका एक नेशन वाइज होगा, नेशनल सेंट्रल लेवल पर नेशनल मिनिमम डिसेबिलिटी पर्सन होगा। स्टेट टू स्टेट जो ये वेरी करता है उसे हम रोक पाएंगे। इसमें आपको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होगा फॉर द एलिजिबल पर्सन। इसे आप पोर्ट कर सकते हैं स्टेट टू स्टेट। हियर स्टेट्स में प्रोवाइड एडिशनल टॉप अप्स एज वेल, राइट। नाउ
नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की। सो लाइक साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, रवांडा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ में यहाँ पर डिसेबिलिटी का जो सपोर्ट सिस्टम है पूरी तरीके से ही अलग है। वो यहाँ पर आपको एक इनकम के थ्रू ही वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यूनिफॉर्मिटी और पोर्टेबिलिटी और यूनिवर्सल एक्सेस आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर हमें एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की नीड है। क्या? हमें एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की नीड है। करंट अगर हम सिस्टम देखते हैं, इट्स वेरी फ्रेगमेंटेड अमंग मल्टीपल एजेंसीज। सो हियर दे आर सजेस्टिंग व्हाट, एक हमारा क्या होना चाहिए, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन अथॉरिटी होना चाहिए, जिसमें जो भी हमारे ग्लोबल एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं हम उसको यहाँ पर मेज़र कर पाएँ। नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए आपकी, पोर्टेबिलिटी अक्रॉस दी स्टेट्स होना चाहिए, डिजिटल इंटीग्रेशन, ग्रीवेंस रेड्रेसल, और जो भी परफॉर्मेंस है उसे हम मॉनिटर करें। अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस देखते हैं तो एज पर द आर्टिकल 14 हियर हम बात करते हैं किसकी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 हियर टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 भी हमारा यहाँ पर है। सो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस भी है, तो हमें ये आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए इनके लिए करना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द 8th CPC, अ चांस टू रिफॉर्म पे कमीशन। 8th सेंट्रल पे कमीशन यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड। नाउ दिस आर्टिकल इज जस्ट अ डिस्कशन, पब्लिक डिस्कशन हियर, कि हाउ लाइक थीम्स लाइक फिटमेंट फैक्टर, सैलरी रिवीजन, यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। ओके, सो व्हाट इज दिस हियर, व्हाट इज़ दिस पे कमीशन। इसका जो मॉडल है, अभी एग्जिस्टिंग मॉडल है, इट्स वेरी लिमिटेड। पे कमीशन हैज़ इवॉल्व बियॉन्ड सिंपल सैलरी रिवीजन एक्सरसाइज। ओके, अब ये थोड़ा सा इवॉल्व करने की हमें क्या ज़रूरत है, इसको नीड है। अभी तक ये क्या करता था, इंटर सर्विस पैरिटी, पर्सनल लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म फिजिकल कमिटमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस विद इन द गवर्नमेंट हियर, राइट। बट देर इज़ नो कॉमन फ्रेमवर्क टू कंपेयर डिफरेंट सर्विसेज बेस्ड ऑन रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपर्टीज एंड करियर प्रोग्रेसिव। मीन्स इसमें ये कहा जा रहा है कि हर एक जो आपकी सर्विस होती है उसका कोई भी आपको एक कॉमन फ्रेमवर्क नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन यहाँ पर आर्मी में है, दूसरा यहाँ पर सिविल सर्विसेज में। सो आर्मी में यहाँ पर अगर हम चांसेस देखते हैं, रिस्क के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। ओके, सो जो वहाँ पर कमीशन होना चाहिए, कंपनसेशन उस बेसिस पर होना चाहिए, बट वी आर नॉट सीइंग दैट काइंड ऑफ कॉमन फ्रेमवर्क हियर। ओके, नाउ प्रॉब्लम यहाँ पर आपको इंटर सर्विस पैरिटी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट सर्विसेज लाइक सिविल, मिलिट्री, टेक्निकल हैव डिस्टिंक्ट करियर स्ट्रक्चर। आपको जो करियर स्ट्रक्चर है वो अलग अलग दिखाई देगा। नाउ येट दे ऑफन डिमांड कंपेरेबल पे। आपका जो करियर स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन यहाँ पर व्हाट वी आर डिमांडिंग कि एक आपका जो कंपेरेबल पेमेंट होना चाहिए। आपका यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलेगा, क्रिएटेड डिस्प्यूट्स और परसेप्शन ऑफ अनफेयरनेस हियर। नाउ सिविल सर्विसेज एंड आर्म फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही डिफरेंस, लाइक इन आर्म फोर्स आपको एक स्टीप पिरामिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विद अ लिमिटेड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अर्ली रिटायरमेंट, बट इन सिविल सर्विसेज यू विल फाइंड अ लॉन्गर करियर विद ग्रेटर प्रमोशन एंड एवेन्यूज हियर। सो कंपनसेशन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देने को मिलेगा। सो बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा एक कंसर्न है जो नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पर, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वी नीड टू इंक्रीज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फर्स्ट वी नीड टू सी द रोल, देन वी हैव टू बी सी द अकाउंटेबिलिटी, एंड देन अकॉर्डिंगली वी नीड टू प्रोवाइड अ कंपनसेशन हियर, राइट। ऑल राइट, ओके, सो हियर पेंशन में भी आपको लाइक आपका ओल्ड पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम है, तो मल्टीपल पेंशन अभी इंडिया में ये जो सिस्टम है वो ऑपरेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वेरी कर रही हैं। अगर हम इसका फ्रेगमेंटेड कंपनसेशन आर्किटेक्चर देखते हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी हियर, सो दे ऑल्सो फॉलो अ सेपरेट कंपनसेशन मैकेनिज्म। Okay, so because of this fragmentation, what we are saying कि there is a reduction in the transparency, there is no transparency at all, creates inconsistencies। यहाँ पर आपकी बहुत ही ज़्यादा inconsistencies है and weaken public trust here, right? So basically they are talking about a need for a new compensation architecture, like national compensation authority should be here, or we can say a specialized public service compensation body। So what should be the function of these authorities here? क्या क्या function होंगे कि हम एक common असेसमेंट प्रिंसिपल्स लेकर आ जाएंगे कि हम इस बेसिस पर असेस कर रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंट का बेंचमार्क आपका क्रिएट होगा, हम पीरियडिकली जो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है हम उसे रिव्यू कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि हम जो फ्लेक्सिबिलिटी है डिफरेंट सर्विसेज और बिटवीन द स्टेट्स, वी कैन मेंटेन दैट। ऑल राइट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो बेसिकली हियर वॉट वी आर सजेस्टेड, क्या क्या यहाँ पर सजेस्टेड रिफॉर्म है अगर हम बात करते हैं, इश्यूज़ क्या क्या हैं। लैक ऑफ कॉमन एवोल्यूशन आपका नहीं है,
क्राइटेरिया के बेसिस पर इंटर सर्विस पैरिटी डिस्प्यूट देखने को मिलता है। एनएफयू रिलेटेड कंसर्न है राइजिंग पेंशन बर्डन और फ्रेगमेंटेटेड कंपनसेशन सिस्टम है। रिफॉर्म्स की बात की जा रही है इसमें, तो हमारे क्या सजेस्टेड रिफॉर्म्स हैं? एक ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपका पीरियोडिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए, नेशनल कंपनसेशन अथॉरिटी शुड बी हियर, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड पेंशन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, और ग्रेटर ट्रांसपेरेंटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑलराइट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. Now let's move towards the next one. India at G7 from guest to strategic partner. इंडिया पहले, ये जो G7 था पहले इट वॉज अ G6, फिर वो G7 बनता है और फिर G8 बनता है। फिर 2014 में रशिया ने जब क्रीमिया को एनेक्स किया था, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव सीन दैट रशिया इज आउट ऑफ फ्रॉम दिस G7 G8 एंड अगेन दिस इज नाउ G7 हियर, राइट नाउ इन अ नेक्स्ट वीक वी आर हैविंग अ समिट, G7 समिट आपकी फ्रांस में होने वाली है एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको अटेंड करने वाले हैं। इस एसोसिएशन की बात करते हैं, इंडिया का जो एसोसिएशन इस ग्रुप में 2003 से ही स्टार्ट हो चुका था। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने इसकी एनुअल मीटिंग यहाँ पर अटेंड की। देन हिज सक्सेसर मनमोहन सिंह ऑल्सो इन्वाइटेड टू द समिट्स फॉर द 5 times. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग हियर, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट हियर अबाउट द G7. यहाँ पे इसकी जो प्रेजेंस है कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। लाइक एज यू कैन सी, हमने यहाँ पर 2003 से अभी तक हमारा क्या है, कंटिन्यूसली हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। G7 की एवोल्यूशन की बात करते हैं, 1975 में इसका एवोल्यूशन होता है। पहले इसमें 6 कंट्रीज़ होती हैं, US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। 1976 में इसे कनाडा ज्वाइन करता है तो ये G7 बन जाता है। 1988 में रशिया से ज्वाइन करता है, बट 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया जाता है आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। जब यहाँ पर रशिया एनेक्स कर लेता है क्रीमिया को, तो उसे रशिया को इस ग्रुप से आपका सस्पेंड कर दिया जाता है। तो नाउ अगेन दिस इज़ अ G7। आज के टाइम पर G7 का सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, दो इट इज़ फॉलिंग, जीडीपी के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस आपको फॉल दिखाई हुआ लाइक 40%, बट स्टिल if you see in advanced technology, defense capabilities, green innovation, cyber leadership and space leadership में आप देखेंगे तो आपका अभी जो इसका इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। ना इंडिया क्यों मैटर करता है G7 कंट्रीज़ के लिए? वाई? बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी। दिस इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन हब नाउ अ डेज। यहाँ पर आपको लार्ज स्केल वर्कफोर्स भी मिलेगा, और आज के टाइम पे दिस इज़ अ वॉइस ऑफ अ ग्लोबल South here. Also, this is a strategic partner for balancing global power dynamics here, right? Now, here ये हमारी जो रिलेशन है इंडिया यूरोप के रिलेशन को भी क्या कर रहा है, एक तरीके से स्ट्रेंथन कर रहा है। हमारा जो कॉपरेशन है यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस। लाइक इंडो मेडिटेरियन एक विजन है, आप सभी को यहाँ पर पता होगा, हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें हमने बात किया था कि मेडिटेरियन सी से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा। ओके, सो इसमें बेसिकली इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप आ रहा है। बट अभी करंट की जो सिचुएशन आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट में चल रही है, बिकॉज ऑफ दैट इसका जो इम्प्लीकेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। फाइन, सो ये था आपका G7। आई होप इसमें क्या निकल कर आता है, वी विल डिस्कस दैट। नाउ नेक्स्ट वन इज एबोला आउटब्रेक स्प्रेड टू क्राउडेड रिलीफ कैंप इन ईस्ट कॉन्गो, UNHRC की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, उसके तहत ये बताया गया है कि फर्स्ट एबोला रिलेटेड डेथ आपको डिस्प्लेसमेंट कैंप इन ईस्टर्न कॉन्गो में देखने को मिला है। फाइन, अब अगर हम बात करते हैं, UNHRC ने यहाँ पर फर्स्ट एबोला रिलेटेड डेथ कंफर्म किया है। कहाँ? डिस्प्लेसमेंट कैंप इन ईस्टर्न DRC। जो विक्टिम था, विक्टिम वॉज इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन लिविंग इन अ, मतलब वो जो पर्सन था वो डिस्प्लेस पर्सन था, कपांगमा शेल्टरिंग, यहाँ पर 3000 लोगों के बीच में देवर लिविंग हियर। एबोला की बात करते हैं, अभी ये 3 ईस्टर्न प्रोविंस में आपको स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लाइक इतूरी, नॉर्थ कीवू एंड साउथ कीवी हियर। WHO ने यहाँ पर 17 मई को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न, इसका जो आउटब्रेक था उसे डिक्लेयर यहाँ पर किया है। एबोला वायरस के बारे में बात करते हैं, ये आपका कैसा वायरस है? लाइक ये सीवियर ऑफ एंड फैटल वाइटल हेमरेज फीवर इसमें होता है बाय द एबोला वायरस। बेसिकली इसकी डिस्कवरी 1976 में होती है नियर द एबोला रिवर, प्रेजेंट डे आपका DR कॉन्गो में। आप ये मैप देख सकते हैं, दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पर आपकी एक रिवर है जिसका नाम है एबोला रिवर, वहाँ पर इस वायरस की क्या हुई थी, 1976 में डिस्कवरी हुई थी, तभी से इस वायरस का नाम भी क्या हो गया था, एबोला वायरस।
ओके इसका नाम क्या हुआ, एबोला। अब ये इसका जो कहाँ ये होस्ट होता है वायरस, सो जो फ्रूट बैट्स होते हैं उसमें ये कंसिडर किया जाता है दीज आर द नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ द एबोला वायरस। अभी ट्रांसमिशन भी होता है, येस वेरी ऑफकोर्स यहाँ पर होता है। अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग के ब्लड में ब्लडी फ्यूल अगर हम उस पर्सन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं लाइक नीडल मेडिकल इक्विपमेंट कंटेमिनेटेड, सो आपका इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखने को भी मिल सकता है। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। इसमें अर्ली सिम्टम्स में आपको फीवर, फैटिक, हेडेक, मसल पेन, सॉर थ्रोट ये आपको देखने को मिलता है। एडवांस लाइक धीरे धीरे अगर ये बढ़ता जाता है तो इसमें वॉमिटिंग, डायरिया, बॉडी में बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग एंड ऑर्गन फेलियर्स देखने को मिलता है। फाइन, सो ये हुआ आपका एबोला वायरस। प्रिवेंशन की बात करते हैं, सो इसमें जो भी पर्सन होता है उसे क्वारंटीन किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन को। ऑल्सो इट्स लाइक अ कोविड-19 वी कैन से, ओके। सो वो पर्सन, लेट सपोज वी गॉट टू नो अबाउट दैट दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द एबोला वायरस, सो वी नीड टू ट्रेस द पर्सन हु वर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस ए पर्सन। हमें जितने भी पर्सन ये कॉन्टेक्ट में आया था हमें उन्हें क्या करना होगा, उनको ट्रेस करके उन्हें भी क्वारंटीन करना होगा। Now protective equipment for the healthcare workers because they are also here engaging here. Safe rural practices की भी requirements है, like if person is died here, है ना, कोई भी person की death हो जाती तो you need to bury जो safe एप की हो प्रैक्टिस होनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। नाउ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट है आपका, यस ओरल एंड आईवी फ्लूइड्स प्रोवाइड किया जाता है। ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन का यहाँ पर बेसिकली ट्रीटमेंट किया जाता है। दो are we having a vaccine related to this virus? Yes, of course we are having. Ervebo is an approved Ebola vaccine used during outbreak. जब यहाँ पर outbreak हुआ था, इसका बहुत ही ज़्यादा outbreak हुआ था, then at that time we have used this vaccine here, right? Now एक आपके लिए यहाँ पर आपको ये बताना है, क्या ये एयरबोर्न डिसीज़ है? नो, ये आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड बॉडली फ्लूइड की कॉन्टैक्ट में अगर कोई भी कंटेमिनेटेड मटेरियल की कंट्रोल में आते हैं देन दिस वायरस विल बी स्प्रेड हियर, ओके। ये आपका एयरबॉर्न नहीं है, हवा में नहीं है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।